डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने की ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने की ट्रिक आसान तरीके से सीखना चाहते हो तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को आप एंड तक देखना। साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 37 का थर्ड नियम, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता, और एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र। नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता और एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग इस बात पर फोकस करते हैं। तो पहला रूल्स इस प्रकार से है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स यानी कि कर्ता अलग अलग होने चाहिए। यानी कि जब आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। नंबर 2, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण तथा एक वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दो रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के द्वारा हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बना सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अलग अलग होने चाहिए। फर्स्ट रूल, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन दिया होगा तथा एक वाक्य में यानी अन्य वाक्य में रिजल्ट यानी कि एक परिणाम दिया जाएगा। तो रिवाइज करा देता हूँ कि नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता, एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र। अब रूल्स इसके कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अलग अलग होने चाहिए। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन दिया जाएगा और अन्य वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम दिया जाएगा। अब हमको किस वाक्य को नॉमिनेटिव यानी कि स्वतंत्र कर्ता करके एक नया सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट नोट, जिस वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जाए उसी वाक्य के कर्ता को
स्वतंत्र करके एक नया वाक्य बनाना है। यानी कि किस वाक्य को हमको ये नहीं पता चलेगा कि किस वाक्य में हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक नया सेंटेंस बनाना है। तो जिस वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जाए उसी वाक्य के कर्ता को यानी सब्जेक्ट को स्वतंत्र यानी कि एब्सोल्यूट करके एक नया वाक्य बनाना है। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की इसकी पहचान की तरफ। तो मेन चीज होती है इसके 3 है। पहला सेंटेंस यदि आपका एक्टिव वॉइस में हो, यदि दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि दोनों साधारण वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एक्टिव वॉइस दिया जाए तो हम सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसको? जो वाक्य रीजन यानी कि कारण को दिखा रहा हो। नंबर 2, यदि दिए हुए वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसमें? जिस वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जा रहा हो। और तीसरा है, यदि दिए गए वाक्यों में बी वर्ब इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में दी जाएं, मेन वर्ब के रूप में दी जाएं तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से? जो वाक्य रीजन शो कर रहा हो यानी कि दिखा रहा हो उसी वाक्य को हम एक नया इसी यही रूल से लगा करके एक नया सब्जेक्ट एक नया वाक्य बनाएंगे। तो रिवाइज करा देता हूँ स्टूडेंट कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता, एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र। अब इसके रूल्स क्या है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अलग अलग होने चाहिए। आपके सामने 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जाना चाहिए तथा एक वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम दिया जाएगा। अब हमको किस वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना है तो जिस वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जाए उसी वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र यानी कि एब्सोल्यूट करके एक नया वाक्य बनाना है। तो स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। यदि दिए हुए वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें रीजन यानी कि कारण दिखाया जा रहा हो उसका ये रूल लगाएंगे। यदि दिए हुए वाक्यों में पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगाएंगे? जिस वाक्य में रीजन दिखाया जा रहा हो। और यदि बी वर्ब इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जा रही हो तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगाएंगे? जिन वाक्यों में रीजन दिया जा रहा हो। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एग्जाम्पल से जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल से द वेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड। द वेल रैंग घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड स्कूल बंद हुआ। अब हम देखते हैं कि दोनों वाक्यों में से दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है वो कैसे अलग अलग है? इसमें द वेल, इसमें द स्कूल दिया गया है। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन
तथा और एक वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम दिया जाए। तो अब हम इसकी हिंदी निकालते हैं, तभी तो हमको पता चल जाएगा कि किस वाक्य में रीजन और किस वाक्य में परिणाम दिया गया है। तो द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज, स्कूल बंद हुआ। तो स्कूल बंद क्यों हुआ, क्यों से ही रीजन का पता चलेगा, क्योंकि स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी इसीलिए स्कूल बंद हुआ। तो रीजन शो ये कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जब दिए हुए वाक्यों में एक्टिव वॉइस दिया जाए तो सब्जेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जिसमें रीजन दिया जा रहा हो। यदि पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जब जिस वाक्य में रीजन दिया जा रहा हो। यदि बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप प्रयोग कर रही हो तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें रीजन दिया जा रहा है उसका प्रयोग करेंगे। तो हम सेंटेंस को देखते हैं ध्यान से कि द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज, स्कूल बंद हुआ। स्कूल बंद क्यों हुआ, क्योंकि इसमें शो कर रहा है क्योंकि स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी, तो इसका ये कारण था, तो इसमें रीजन शो किया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है कि बी वर्ब में। तो इसमें देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पैसिव वॉइस होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो ये एक्टिव वॉइस में हुआ है। तो हम सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को करेंगे जिसमें रीजन दिया जा रहा है और रीजन इसमें दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, द वेल, फिर क्या आएगा, हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रंग, कॉमा से सेंटेंस में बता देंगे द स्कूल क्लोज्ड। द वेल हैविंग रंग, द वेल हैविंग रंग, कॉमा द स्कूल क्लोज्ड। यानी कि ये हो गया हमारा दो या दो से अधिक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बन गया। स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। The sun set, full stop. The stars came up in the sky. The sun set, सूर्य छिपा। The stars came up in the sky, तारे आकाश में आ गए। द सनसेट, सूर्य छिपा, द स्टार्स माने तारे, केम अप माने आ गए, इन द स्काई मीन्स आकाश में। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें दिया गया द सन, इसमें दिया गया द स्टार्स, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। अब हम देखते हैं दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन तथा एक वाक्य में रिजल्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश में तारे क्यों आ गए, क्योंकि इधर सूर्य का छिपना हुआ, उधर तारों का निकलना हुआ। तो सूर्य के छिपने के कारण यानी रीजन यही हुआ, तभी तो आकाश में तारे आ गए। तो रीजन यहाँ दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि जिस वाक्य में रीजन दिया जाए उसी वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करके एक नया वाक्य बनाना है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में से कोई सेंटेंस तो नहीं है। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट यानी नॉमिनेट एब्सोल्यूट इसे कर दे, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें रीजन दिया जा रहा हो। यदि पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें रीजन दिया जा रहा हो। बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें रीजन दिया जा रहा हो, तो रीजन इसमें दिया जा रहा हो। और ये देखते हैं ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में कि बी वर्ब में। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो क्या चलेगा, सबसे पहले इसके सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट करते हैं तो क्या बनेगा, द सन। अब हैविंग, सेट की थर्ड फॉर्म सेट, कामा शेष वाक्य वैसे बताएंगे, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये स्टूडेंट्स ये हो गया सेंटेंस।
एक और एग्जाम्पल से, नेक्स्ट सेंटेंस, द कैप्टन वाज किल्ड फुल स्टॉप, द आर्मी फ्लेड। द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मारा गया, द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई यानी उसकी सेना भाग गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इसमें दिया गया कैप्टन, इसमें दिया गया द आर्मी। अब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में किसी एक वाक्य में रिजल्ट दिया जाएगा। तो आर्मी क्यों भाग गई, तो रीजन क्या निकल रहा है कि उसका कैप्टन मारा गया था, इसीलिए आर्मी भाग गई। जिस वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जाए यानी शो कर रहा, उसी वाक्य को कर्ता, उसी वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र यानी एब्सोल्यूट करके एक नया वाक्य बनाना है। तो इसमें दिया जा रहा है कारण यानी रीजन। तो अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में कि बी वर्ब में, तो अब देखते हैं कि वाच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जा रही है। तो ये पैसिव वॉइस में तो सेंटेंस क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को स्वतंत्र करते हैं। जिस वाक्य में रीजन दिया जा रहा हो, तो किस वाक्य में रीजन दिया रहा है, इस वाक्य में रीजन दिया जा रहा है, तो इसके सब्जेक्ट को स्वतंत्र करते हैं। तो क्या बनेगा, द कैप्टन हैविंग बीन, द कैप्टन हैविंग बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, कॉमा, द आर्मी फ्लेड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड। क्योंकि सेंटेंस रीजन वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में रीजन वाला भाग जो है वो पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग है, दोनों वाक्यों में से पहले वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिया गया। तो जिस वाक्य में रीजन यानी कारण दिया जाए, उसी वाक्य को एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र करके एक नया सेंटेंस में बनाना है। तो यदि एक्टिव वाक्य सेंटेंस में होता तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग का प्रयोग होता, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन का प्रयोग किया। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बैंक वाज क्लोज्ड, आई could not withdraw any money। दिया जा रहा है कि द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद थी, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, मैं कोई भी रुपया नहीं निकाल सका। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इसमें द बैंक, दूसरे वाक्य में आई दिया गया। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जाएगा तथा एक वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीजन और रिजल्ट कहाँ पर है। तो आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, मैं रुपया क्यों नहीं निकाल सका, क्योंकि बैंक क्लोज्ड थी यानी कि बंद थी। तो इसी वाक्य में रीजन दिया जा रहा है। तो जिस वाक्य में रीजन कारण दिया जाए, उसी वाक्य के कर्ता को एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र करके एक नया वाक्य बनाना है। तो हमको ये देखना है कि ये दिए हुए सेंटेंस किसमें, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में। तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पैसिव वॉइस में। तो जिसमें रीजन दिया जाए उसी में कोई सब्जेक्ट को स्वतंत्र करके हैविंग बीन का प्रयोग अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या बनेगा, द बैंक having been closed, comma, I could not withdraw any money। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। अब हम चलते हैं मेन वर्ब, बी वर्ब के रूप में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। एग्जाम्पल,
द टीचर was absent, full stop. The boys did not work. The teacher was absent. The boys did not work. तो सेंटेंस दो दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमको देखना है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। इसमें द टीचर दिया गया है, इसमें द बॉयज दिए गए हैं। पहले वाक्य में दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन यानी कि एक कारण दिया जाएगा और किसी एक वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम दिया जाएगा। तो रीजन और रिजल्ट का पता लगाना है। तो द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि कारण था कि टीचर यानी कि अध्यापक अब्सेंट था कक्षा में। तो जिस वाक्य में रीजन यानी कि कारण दिया जाए उसी वाक्य के सब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र करके एक नया वाक्य बनाना है। तो इन तीनों में से हमको ये देखना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर अनुपस्थित था। द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने काम नहीं किया। तो रीजन इसमें शो किया जा रहा है। तो इसमें दिया रहा है बी वर्ब, क्योंकि वाज के बाद एक वर्ब आई है, लेकिन वो भी फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो बी वर्ब दी जा रही है इसमें बाज, जो कि कोई टेंस नहीं है, मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो हम क्या बनाएंगे? द टीचर सब्जेक्ट हो गया, स्वतंत्र कर लिया। अब लाएंगे बीइंग, जो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, वाज अब्सेंट, कामा द बॉयज डिड नॉट वर्क। द टीचर बीइंग एब्सेंट, क्योंकि बाग बी वर्ब में है, तो इजेमार वाजवा जो मेन वर्ब के कार्य कर रही है, तो सब्जेक्ट टीचर को एब्सोल्यूट कर लिया, वाज के स्थान पे बीइंग का प्रयोग किया, एब्सेंट। द बॉयज डिड नॉट वर्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस से स्टूडेंट आपको लोग को संतुष्टि दिलाता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। द क्लास was over, full stop. The students left the class. Students left the class. दिया रहा कि द क्लास वाज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। इधर क्लास इधर स्टूडेंट्स है। दोनों वाक्यों में से किसी एक में रीजन तथा दूसरे भाग में रिजल्ट दिया जाना चाहिए। तो छात्रों ने कक्षा क्यों छोड़ी? क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया है, क्योंकि क्लास जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब ये देखते हैं कि ये इन तीनों में से कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि इसमें बाज दो है बी वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। तो सेंटेंस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें रीजन शो किया जा रहा है। तो क्या बनेगा? द क्लास बीइंग ओवर, कामा द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। इस प्रकार से स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान से रूल्स और इसकी आसान से ट्रिक दी गई है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे।